Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are gonna start the new topic cancer from chapter number 8 Human Health and Disease plus 2 Biology. So let's start it. Cancer is one of the most dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. जो कैंसर है वो एक ऐसी डिसीज़ है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है और वो बहुत ड्रेडेड डिसीज़ है, मतलब इससे डेथ कोज हो जाती है और ऑल ओवर द ग्लोब इससे लाखों लोग मर रहे हैं. मोर देन अ मिलियन इंडियन सफ़र्स from cancer and a large number of them die from it annually. साल भर में ही काफ़ी लोग इंडिया में भी इससे मतलब मर जाते हैं. इससे ही बहुत एक ड्रेडेड डिसीज़ है. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense areas of research in biology and medicine. जो इसका mechanism होता है, जो इस कैंसर सेल जिन्हें हम ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, देखो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, तो जो कैंसर सेल्स होते हैं उनको हम ऑन्कोजेनिक सेल्स भी कह देते हैं. मतलब जो हमारे नॉर्मल सेल्स होता है उनका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, मतलब ऑन्कोजेनिक सेल्स भी कह सकते हैं या हम उन्हें कैंसरस सेल्स भी कह देते हैं. तो इस बीमारी के पीछे जो मैकेनिज़्म है जिससे हमारे सेल ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, ऑन्कोजेनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ऑन्कोजेनिक सेल बन जाते हैं, वो डिजीज़ कैंसर है. तो इसकी ट्रीटमेंट, इसका कंट्रोल दैट हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरियाज़ ऑफ रिसर्च. ये भी रिसर्च चल रहा है कि कैसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं बायोलॉजी में, और मेडिसिन से भी हम इसे कैसे 100% इसे ट्रीट कर सकते हैं. इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन इज़ हाईली कंट्रोल्ड. हमारी बॉडी में सेल का ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन सेल के ये काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, कंट्रोल होता है इनका, एंड रेगुलेटेड, कंट्रोल और रेगुलेटेड. इन कैंसर सेल देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज़्म. एक हमारा बॉडी का अपना मैकेनिज़्म होता है कि सेल कितना ग्रोथ कर सकता है, उसका अपना ग्रोथ रेगुलेशन होता है और अपना डिफ्रेंसिएशन होता है उस सेल का. लेकिन जो कैंसर हो जाता है अगर किसी को, तो उस कैंसर सेल्स में, अगर कैंसर सेल्स तो हम उन्हीं को कहेंगे ना, जब कोई सेल ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, उसका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो कैंसर सेल्स में इस मैकेनिज़्म का जो रेगुलेट करता था कि एक सेल का कितना ग्रोथ हो सकता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब वो मैकेनिज़्म नहीं रहता अब. तो नॉर्मल सेल के एक पास प्रॉपर्टी होती है. नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड इन कंटैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कंटैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. अगर एक नॉर्मल सेल्स के पास एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कह सकते हैं हम उसे, उसका नाम है कंटैक्ट इनहिबिशन. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. कंटैक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, अगर एक सेल अनकंट्रोल ग्रोथ कर रहा है तो उसके साथ वाला सेल, एडजेसेंट सेल, उसके साथ वाला सेल क्या करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर लेता है. कंटैक्ट इनहिबिशन वो प्रॉपर्टी होती है. कैंसर सेल्स अपीयर्स टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी. कैंसर सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती. अगर एक सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसका ऑन्कोजेनिक, तो उसके साथ वाला सेल उसको कंट्रोल नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ को, और वो ट्यूमर फॉर्म हो जाएगा और कैंसर कॉज कर देगा. कैंसर सेल्स में क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise of masses of cells called tumors. ट्यूमर फॉर्म कर जाते हैं जब वो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो कंटिन्यू टू डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड होते रहते हैं और ये गिव राइज टू मास ऑफ सेल, कुछ मास ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम ट्यूमर्स कहते हैं. अब ये ट्यूमर्स भी 2 टाइप्स का होता है, बेनिंग ट्यूमर, मेलिंगेंट ट्यूमर. इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बेनिंग ट्यूमर में क्या होता है, बेनिंग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटल डैमेज. जो बेनिंग ट्यूमर होता है, ट्यूमर भी 2 तरह का होता है, बेनिंग ट्यूमर, मेलिंगेंट ट्यूमर. जो बेनिंग ट्यूमर होता है वो क्या करता है, वो लिटिल डैमेज कॉज करता है,
वो क्या करता है, नॉर्मली एक ही पोजीशन पे रहता है, अपने एक ही लोकेशन पे रहता है, ओरिजिनल लोकेशन पे जहाँ से वो ग्रोथ करना स्टार्ट किया था। वो सेल जब वो ट्यूमर बनाया तो वो जो टाइप है ट्यूमर का, बेनिंग ट्यूमर, वो एक ही जो लोकेशन पे रहता है। अब दूसरे पार्ट्स की बॉडी में मतलब दूसरे पार्ट्स में बॉडी की वहाँ पे नहीं जाता, स्प्रेड नहीं होता, दूसरे पार्ट्स पर नहीं जाता, वो अपनी ही जगह पर रहता है। एंड कॉज लिटिल जैंग उसको भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि वो फैल नहीं रहा ना, उसी पोजीशन पे है। हमें पता है कि इस पोजीशन में हम वहाँ से उसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो मेलिंगेंट ट्यूमर होता है, ऑन द अदर हैंड मेलिंगेंट ट्यूमर आर मासेस ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। इन्हें हम कहते हैं मेलिंगेंट ट्यूमर का दूसरा नाम है नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। दीज सेल्स ग्रो वेरी रेपिडली, काफ़ी फास्ट इनका ग्रोथ होता है, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। ये अपना तो ग्रोथ करवा रहे हैं, साथ वाले टिश्यू का, साथ वाले सेल का उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। एज दिस सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, दे स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो जब ये ग्रोथ करते हैं, इन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो ये साथ वाले सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, उन्हें डैमेज करना शुरू कर देते हैं फॉर बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए वो साथ वाले सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सेल्स लव्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइड्स थ्रू ब्लड। अब ये जब सेल्स हैं, ये जब ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, अब ये दूसरी लोकेशन पे भी जाना शुरू कर देते हैं बॉडी की थ्रू ब्लड। एंड वेयर एवर दे गेट लॉट, अब जहाँ से वो चले, जहाँ पे भी कहीं वो रुक गए, तो वहीं से नया सेल बनाना, नया ट्यूमर बनाना शुरू कर देता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो ये कहीं पे भी जाते हैं, मतलब ब्लड के थ्रू ये एंटर कर, मतलब ब्लड के थ्रू ये पासेस होते हैं अलग अलग दूसरे पार्ट्स में बॉडी के। अब जहाँ पे भी कहीं रुकेगा ना, वहाँ पे भी एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो यही प्रॉपर्टी सबसे खतरनाक है इसकी, मेनिंगेंट ट्यूमर की। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस इंपॉर्टेंट है, इज़ द मोस्ट फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलिंगेंट ट्यूमर। अब नेक्स्ट है कॉज ऑफ कैंसर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल्स, न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। अब कॉज क्या है इस डिसीज़ का, क्योंकि हमें पता है नॉर्मल सेल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इनटू ऑन्कोजेनिक सेल, तो उससे कैंसर क्रिएट हो जाता है। उन्हें हम कैंसरस सेल्स भी कहते हैं, ऑन्कोजेनिक सेल्स को। तो इसका कॉज क्या है? फिजिकल ये कॉज हो सकता है, केमिकल कॉज हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से कुछ कॉज होता है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं कॉज ऑफ कैंसर के लिए। दीज एजेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। Ionizing radiation like X-rays and gamma rays and non-ionizing radiation like UV cause DNA damage leading to neoplastic transformation। neoplastic वही अपना ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन होना। मेलिंगेंट ट्यूमर को हम नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं। तो मेलिंगेंट ट्यूमर अल्टीमेटली कॉज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन होना, कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होना। तो फिज़िकल में अगर हम बात करें तो फिज़िकल में जो दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग के एग्जांपल दे रखे हैं एक्स रेज एंड गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग के एग्जांपल दे रखे हैं यूवी रेज। ये क्या करते हैं? डीएनए डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी को पता है डीएनए अगर डैमेज हो जाता है तो कैंसर का होना बढ़ जाता है। द केमिकल, अब ये तो हो गया फिज़िकल जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर के लिए। अब केमिकल, द केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। जैसे निकोटीन प्रेजेंट इन द टोबैको, तो वो भी लंग कैंसर कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल होता है एज द मेजर कॉज ऑफ द लंग कैंसर। कैंसर कॉजिंग वायरस
अब ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आयनाइजिंग रेडिएशन से फिजिकल रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल। देन बायोलॉजिकल एजेंट कौन से रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कॉज ऑफ कैंसर? कैंसर कॉजिंग वायरसेस, इसमें वायरसेस आ जाएंगे बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल एजेंट ना। वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। अब हमें इन्हें ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहेंगे बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ कैंसर transformation, oncogenic transformation of the cell or neoplastic transformation of the cells. Ultimately, I am talking about cancer. Have genes viral oncogenes. अब इन oncogenic viruses के पास जो एक biological agent है responsible for cause of cancer, इनके पास कुछ genes होते हैं, हम उन्हें कहते हैं viral oncogenes और viral oncogenes. Furthermore, several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in the normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cells. अब ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल एजेंट। अब ये क्या कहता है, कुछ जीन्स होती हैं जिन्हें हम सेलुलर ऑन्कोजेन्स कहते हैं और प्रोटो ऑन्कोजेन्स कहते हैं, ये नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई की गई हैं। अब ये कब एक्टिवेट होंगी? नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई की गई हैं ये दोनों चीज़ें। अब ये जब चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी अंडर सर्टेन कंडीशंस, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, वो लीड कर देती हैं, कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, अल्टीमेटली द कॉज ऑफ कैंसर। नेक्स्ट, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. Early detection of cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. अगर इसका कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो वो असेंशियल है, क्योंकि अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो ये ट्रीटेड हो जाता है इन मैक्सिमम केसेस, अच्छी तरह से ट्रीट हो जाती है ये डिसीज़ अगर इसका जल्दी से जल्दी डिटेक्शन हो जाता है, पता लग जाता है कि ये डिसीज़ है। कैंसर डिटेक्शन इज based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow tests for increased cell counts in the case of leukemias. अब कैंसर डिटेक्शन किस पे बेस्ड है? बायोप्सी पे और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ के, टिश्यू और ब्लड के हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ पे और बोन मैरो टेस्ट्स पे। बायोप्सी में क्या होता है, एक पीस लेते थे हम सस्पेक्टेड टिश्यू का कि जिसमें कैंसर हो सकता है, तो उसमें हम उसको कट कर देते हैं इनटू थिन सेक्शंस और हम फिर उसे स्टेन करते हैं और फिर उस एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, जिसे हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं बाय अ पैथोलॉजिस्ट। ये बायोप्सी में हो गया। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज़ ऑफ एक्सरेज, सिटी, computed tomography and MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of the internal organs. Internal organs में अगर कैंसर होता है तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। Computed tomography CT uses X-ray to generate 3-dimensional image of the internal organs of the object. CT में एक्सरेज यूज़ होती है इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, वो उसकी जनरेट कर देखता है, एक 3-dimensional इमेज जनरेट कर देता है। और MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। ये इंपॉर्टेंट है कि CT में कौन सी रेज यूज़ होती है, एक्सरेज, MRI में कौन सी यूज़ होती है, मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है और आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती है डिटेक्ट करने के लिए। कोई भी चेंज होता है लिविंग टिश्यू में, कैंसर क्रिएट होता है या कुछ भी, तो वो इसलिए यूज़ होती हैं। ये कुछ टेक्निक्स हैं। Antibodies against cancer specific antigen are also used for detection of cancer cells, certain cells. कुछ तरीके के टाइप्स के कैंसर होते हैं जिसमें हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं अगेंस्ट कुछ कैंसर स्पेसिफिक जो एंटीजन होते हैं, उनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कैंसर। कि एंटीबॉडी यूज़ करेंगे उसके डिटेक्शन के लिए कि कैंसर है या नहीं है। Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cells. इसमें यह बताया कि अगर इनहेरिटेड जीन की वजह से किसी इंडिविजुअल में किसी टाइप का कैंसर क्रिएट होता है तो हम मॉलिकुलर बायोलॉजी में कुछ ट्रीटमेंट हैं, कुछ टेक्निक हैं जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
Identification of such gene which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individuals may be advised to avoid exposure of particular carcinogen to which they are susceptible. Example, tobacco, smoke in case of lung cancer. अब उन पेशेंट्स को हम उन इंडिविजुअल्स को हम एडवाइस करते हैं कि वो एक्सपोज ना हो उन पर्टिकुलर कार्सिनोजन से कि जिससे वो सस्पेक्टेबल हैं, कि जिससे इनको और अफेक्ट हो सकते हैं ये इन कार्सिनोजन से। जैसे टबैको हो गया, अगर वो पर्सन लंग कैंसर से लंग कैंसर है उसे अगर पेशेंट को, तो हम उसे टबैको लेने से मना करेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि टबैको में निकोटीन कार्सिनोजन प्रेजेंट होता है जो उसके कैंसर को बढ़ा सकता है। देन इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द कॉमन अप्रोचेज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। कुछ कॉमन अप्रोच हैं जो आज तक हम करते आए हैं कैंसर को ट्रीट करने में, वो है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी, tumor cells are eradicated lethally, taking proper take care of the normal tissues surrounding the tumor mass. रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं? रेडियोथेरेपी में हम जो ट्यूमर सेल है जो कॉज कर रहा है कैंसर, उस ट्यूमर सेल को हम बड़ी आसानी से, बड़ी समझदारी से हम उसे निकाल लेते हैं वहाँ से, उस टेकिंग केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग दैट मास। जो उसके साथ वाले सेल हैं उनको अगर कोई डैमेज ना हो, उस रेडिएशन थेरेपी से हम उस ट्यूमर सेल को बाहर निकाल लेते हैं। सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, अब कुछ कीमोथेरेपिक ड्रग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं टू किल कैंसरस सेल्स। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। ये स्पेसिफिक कीमोथेरेपिक ड्रग क्लासीफाई हैं या स्पेसिफिक हैं एक पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए, कि इस ट्यूमर के लिए ये वाली केमोथेरेपिक ड्रग लीजिए, इस टाइप ऑफ ट्यूमर के लिए ये वाली केमोथेरेपिक ड्रग लीजिए एज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक। देन मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफ़ेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कीमोथेरेपिक ड्रग का, आपने देखा ही होगा कैंसरस पेशेंट में उनके बाल, उनका हेयर लॉस हो जाता है, उनमें एनीमिया दिखाई देने लग जाता है। एनीमिया इज़ द ब्लड लॉस। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर कैसे ट्रीट किए जाते हैं? कम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, वहाँ पे सर्जरी होता है, रेडिएशन थेरेपी भी होता है और कीमोथेरेपी भी होता है। Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patient are given substance called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates their immune system and helps in destroying the tumor. इसमें ये बताया गया है कि अल्फ़ा इंटरफेरॉन कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं जो पेशेंट्स को दिए जाते हैं, जो एक्टिवेट कर देते हैं उनके इम्यून सिस्टम को और हेल्प करते हैं डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। दिस इज़ ऑल अबाउट द कैंसर डिसीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।